राजनीतिक यात्रा में जो दल परिवर्तन करते हैं वो सत्ता पाने के लिए करते हैं। लेकिन कांग्रेस विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा तो और ज्यादा जमीन आसमान का लेकिन फर्क है। कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है आज के समय में। अखिलेश यादव ने काफी विकास करा क्या है। नहीं, विकास की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वातावरण की बात कर रहा हूँ। आपका अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान वातावरण क्या था? वातावरण नहीं था। बिल्कुल वातावरण नहीं था। किसी माफिया का फोन ना आ जाए, किसी बाहुबली का फोन ना आ जाए, एफआई से कोई चिट्ठी ना आ जाए तो मानने के लिए तैयार कहाँ होते? मानेंगे, कैसे मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। कितने मंदिर तोड़े गए, मंदिर तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई गई। उस समय जब मंदिर टूटे होंगे तो हिंदुओं के मन में क्या बीता होगा? योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में और वो गायें कट रही हैं, लाखों की संख्या में गायों को काटा जा रहा, सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस का भी दौर देखा है मैंने, सपा का भी दौर देखा मैंने, बसपा का भी दौर देखा। गाय कटने का रोजगार उनकी सरकारों में होता था। नेता सेट होते थे, थाने सेट होते थे, अधिकारी सेट होते थे, गौवंशों की बड़े बड़े ट्रक लद करके स्लॉटर हाउस में जाते थे। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनकी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हमेशा होती रहती है। नाम है अभिजीत सिंह सागा, जो कि कानपुर से बिठूर विधानसभा से विधायक हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। आज जो है इनके साथ हम बातचीत करेंगे इनके राजनीतिक करियर के ऊपर, कैसे राजनीति में आए, कैसे एमएलए बने, पहले सपा में थे आप, फिर कांग्रेस में आए और फिर आप बीजेपी में आए और बीजेपी में आके आप एमएलए बने। तो कैसे रहा आपका स्टार्टिंग राजनीतिक सफ़र? देखिए, जिस सफर और जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं जी। ये सच्चाई है। मैं कांग्रेस में रहा क्योंकि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव तो निर्दलीय होता है और समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष उस समय बना, सपा की सरकार थी और कांग्रेस से फिर मैं भाजपा में आया। कांग्रेस का चुनाव में 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष भी रहा। लोग अक्सर जो अपनी राजनीतिक यात्रा में जो दल परिवर्तन करते हैं जी। वो सत्ता पाने के लिए करते हैं। ये सवाल मेरा आपसे ये होने वाला था। मैं आपने जो प्रश्न उठाया मैं जानता हूँ उसके बाद उस कड़ी में आना है जी। तो मैं पूरा जवाब देता हूँ। ठीक। तो मेरी इस पूरी यात्रा की ये विशेषता है कि मैंने सत्ता पाने के लिए आज तक दल परिवर्तन नहीं किया। मैं कांग्रेस में रहा तब रहा जब कांग्रेस विपक्ष में थी और जिसके भविष्य में सत्ता में आने की कोई उम्मीद नहीं थी और पीछे भी कई वर्षों से वो सत्ता में नहीं थी। कांग्रेस में संघर्ष करता रहा। 2012 का चुनाव लड़ा, लगभग 52,000 मत पाए। ऐतिहासिक चुनाव उस क्षेत्र में मैं लड़ा और उसके बाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैंने वहाँ पे खूब संघर्ष किया, अनेकों आंदोलन किए, समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन किए। सपा की सरकार होती थी उस दौरान, खूब संघर्ष होते रहे। लेकिन चुनाव आते आते जब मैंने ये देखा कि सपा और कांग्रेस ने आपस में ही गठबंधन कर लिया जिनके खिलाफ हम आंदोलन करते थे, तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। उनके आप कार्य करने की शैली देखिए, कार्यशैली देखिए कि एक कांग्रेस में एक नौजवान को उन्होंने पहचानने का काम किया। और 2017 के चुनाव के पहले मुझे भाजपा में शामिल होने का मौका मिला और मुझे टिकट दे करके आज मैं, ये मेरा भाग्य है कि मैं शामिल हुआ। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी। कि जब कांग्रेस में आप थे और सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, इस वजह से आपको भाजपा में आना पड़ा। लेकिन कांग्रेसी विचारधारा, सपा विचारधारा चलिए अलग अलग हो गई, लेकिन कांग्रेस विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा तो और ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है आज के समय में। आप तो कोई काफी लंबे समय तक नेतृत्व किया अपने क्षेत्र में। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, अनुभव से ही बहुत चीजें प्राप्त होती हैं। अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है। मैंने कांग्रेस के लिए खूब संघर्ष किया। ठीक है। 17 साल क्या एक नारा लगाया था इन्होंने कि प्रदेश बेहाल करके उस दौरान, और खूब हम लोग 27 साल यूपी बेहाल। आपने एक नारा शायद याद होगा आपको, कांग्रेस का ये नारा होता था कि 27 साल से हम सत्ता में नहीं है और ये दल सत्ता में है और 27 साल यूपी बेहाल। और खूब संघर्ष होता था सरकार के खिलाफ। और उस दौरान तो वो राजनीति होती थी कि पुलिस का इस तरह से दुरुपयोग किया जाता था कि जो भी विपक्ष के लोग होते थे उनके ऊपर अनेकों मुकदमे लगवाए जाते थे, उनको प्रताड़ित किया जाता था। उस सब झेलते हुए हम लोग संघर्ष करते हुए समाजवादी पार्टी को हम लोगों ने ये वातावरण बना दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी से किनारा कर चुकी थी और इन्होंने केवल उस समय प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी की
पूरी मैनेजमेंट को देख रहे थे, आपस में क्या इन लोगों का तालमेल बना और इन लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया। देखिए, एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग, क्योंकि मैं जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ, राष्ट्रवादी सोच के साथ में संघ से जुड़ा अनेकों कार्यक्रम में भाग लेते हुए मैंने आप देखा संघ में है। थे? संघ में मैंने अनेकों कार्यक्रम में भाग लिया है, शाखा मैंने ज्वाइन की है, आईटीसी ओटीसी जरूर मैंने नहीं, नहीं आप किया सदस्य थे संघ में? हाँ हाँ, सदस्य रहे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ। ठीक है, अभी यूटर्न आ रहे हैं हम, पर्सनल लाइफ पे आ रहे हैं, इसके बाद फिर हम हाँ, राजनीति में आएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो होते होते ये मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, संयोग है कि हमारे नेतृत्व ने उस दौरान हमको किस तरह उन्होंने पहचानने का काम किया, बुलाने का काम किया। किसने आपको बुलाया था जब आप बीजेपी में शामिल मैं हुए? है, पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं ना, हम लेगा इस प्लेटफॉर्म पे हम नहीं ले सकते, लेकिन उन लोगों ने हमसे संपर्क किया, समय दिया, उच्च जो हमारा नेतृत्व है उससे हमको मिलवाने का काम किया, ठीक है। और उन्होंने हमको ये मौका देने का काम किया। एक सवाल ये है कि अभिजीत सिंह दबंग राजनेता के तौर पे जाने जाते हैं, दबंग राजनेता की छवि है, लोगों के लिए मुद्दे उठाते हैं, लेकिन ये दबंग राजनेता की चीज़ें आपके अंदर आई कैसे, कहाँ से आई? देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से यहाँ तक आए हैं, और गलत को गलत कहना अगर दबंग की श्रेणी में है, जैसे आपने कहा, आप मेरा हर विषय देखिए, आप मेरी हिस्ट्री को पढ़िए, अगर आपके पास तो बहुत संसाधन है, आप मेरे बारे में सब जानते हैं। मेरे आज तक जितने भी इशू हैं, मेरा व्यक्तिगत कोई इशू नहीं है, मैं हमेशा जनता के लिए लड़ता हूँ, जनता के मुद्दों पे लड़ता हूँ, उसको लेकर के अनेकों बार कभी मेरे अधिकारियों से मतभेद होते हैं, कभी अन्य नेताओं से मतभेद होते हैं, और उसको मुझे इस श्रेणी में लाके लोग खड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो जनता के लिए अगर इस तरह का तमगा लगेगा तो उसमें मुझे कोई संकोच और परहेज नहीं है। बिल्कुल जी। आपका, मैं फिर से थोड़ा सा अंदर चलता हूँ कि अभिजीत सिंह ने पढ़ाई स्टार्टिंग कहाँ से की, और राजनीति में आने से पहले आपका क्या ड्रीम था? फिर इसके बाद हम वापस आते हैं, तो पहले ये, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग हैं, शायद ये सवाल किसी ने नहीं किया होगा, लोग नहीं जानते होंगे। देखिए, 12th तक तो हम जुगल देवी सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र हैं, और उसके बाद में एक हमारा VSSD कॉलेज है कानपुर में, ठीक, विक्रमजीत सिंह सनातन धर्म डिग्री कॉलेज, ठीक, उससे हमने ग्रेजुएशन किया, और छात्र राजनीति में भी हम वहीं से रहे। ठीक, लॉ कर रहे थे, लॉ हम पूरा नहीं कर पाए किन्हीं वजहों से, लेकिन हमने ग्रेजुएशन किया, और उसी छात्र राजनीति से 2005 में ही, मैं उस समय 21-22 का हूँगा, उस समय जिला पंचायत का चुनाव आ गया। ओके। तो सभी हमारे समर्थकों ने हमको जिला पंचायत का, हमारे साथियों ने, शुभचिंतकों ने, मित्रों ने, जो लोग हमारे साथ खेलते कूदते थे, पढ़ते थे, उन्होंने हमको चुनाव लड़ाया। ठीक। और उस दौरान सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा वोटों से हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते थे। बहुत बढ़िया। वो दौर, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई राजनीति में। ठीक है। जिला पंचायत का चुनाव एक बड़ा चुनाव होता है, जनता से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, और बहुत बड़ा एक वर्ग होता है, समूह होता है, जिसको वो नेतृत्व करता है। ओके। उसके बाद जब आप छात्र राजनीति में थे, तो उस समय कभी आपको नहीं लगा कि छात्र राजनीति में भी इलेक्शन लड़ने चाहिए छात्रों करते, लेकिन इलेक्शन बंद हो गए। हमारा जब लड़ने का समय आया, हमने बहुत से अपने साथियों को लड़ाया भी, जिताया भी, और जब हमारा लड़ने का समय आया तो चुनाव, छात्र राजनीति समाप्ति की ओर थी उत्तर प्रदेश में। ओके। जब आप भारतीय जनता पार्टी में आए और 2017 में आपने पहली बार चुनाव लड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पे, उनमें शामिल होके, और आप बहुत बड़े बहुमत से आप जीते भी, तो कैसा लगा और क्या कारण था बड़ा कि जिस तरह से आप जीते वहाँ पे? देखिए, एक मैं सच्चाई बताऊँ आपको, मैं 2012 में जब चुनाव लड़ा और मुझे इतना वोट प्राप्त हुआ, और मैं उसके बाद दूसरे दिन से ही मैंने आराम नहीं किया। ओके। मैं क्षेत्र में निकल गया। आपने अपनी हार से सीख ली? हाँ, हार से सीख ली, और कहीं ना कहीं मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया, आत्मबल और बढ़ गया। मैं क्षेत्र में गया, लोगों ने मुझे बहुत स्नेह किया, बहुत लोगों ने अफसोस जताया कि अगर उनको ये एहसास होता कि मैं इतना वोट पाने जा रहा हूँ तो शायद मेरी हार ना होती, क्योंकि उस दौर में आपको याद होगा सपा बसपा में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते थे। भारतीय जनता पार्टी की भी कम सीटें आती थी, सपा की, कांग्रेस की भी कम सीटें आती थी, तो उनको, आम जनमानस को ये भरोसा नहीं था कि ये लड़का कांग्रेस से चुनाव जीत सकता है, क्योंकि मैं 52,000 वोट पाया और लगभग 60,000 वोट पाने वाले चुनाव जीते, तो वो अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। अगर
ये जनमानस को ये भरोसा होता, और मैं दावे से कहता हूँ उस दौर में भी 2012 में अगर मेरा टिकट भाजपा से हुआ होता तो हम 2012 में भी चुनाव जीत जाते। तो क्या आपको ये लगता है कि आप पार्टी की वजह से जीते हैं, आपके अपना? नहीं, 2012 में जो इतना वोट मुझको कम पड़ा, कम जितने वोटों से मैं हारा, उतना ही वोट बीजेपी वहां पाई थी। ओके। तो वो जो एक हमारे प्रयास के अलावा जो मुझको एक दल का समर्थन की आवश्यकता थी 2012 के, मैं बता रहा हूँ, वो मुझे कमी पड़ी। कांग्रेस हमसे पहले वहाँ 2500 वोट पाती थी। अच्छा। और हमने उस 2500 को 52,000 ले जाने का काम किया। तो दल का कोई समर्थन नहीं था, नहीं तो उसी समय मेरे पास परिणाम होता, परिणाम हमारे पक्ष में होता। लेकिन वो 5 साल जो हमने मेहनत की। हाँ, एक और सवाल जो आप पे हमेशा उठता रहता है, लोग आपसे बार बार, आपके जो चाहने वाले हैं वो भी पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? जी, आप चाहते तो सपा में भी आ सकते थे। नहीं, वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेरे पास प्रस्ताव वहां से भी था। हाँ। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आम जनमानस का विचार। मैं जब क्षेत्र में घूमता था, पद यात्रा करता था, लोगों के पास जाता था, आंदोलन करता था, तो आम जनता कहती थी कि नहीं, आपको, आप जैसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से आपको टिकट लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आपको करनी चाहिए। तो देखिए, ओवरऑल हम लोग लोकतंत्र में हैं, तो जनमानस और जनमत जो होगा, जनता का जो विचार होगा, उसको हम सबको मानना चाहिए। बिल्कुल। और ईश्वर ने कहीं ना कहीं वो रास्ता भी बनाया मेरा, और मैं उस रास्ते पर चला। लोग कहते हैं कि बीजेपी में जब आ जाते हैं लोग तो उनका सम्मान नहीं रहता, चाहे वो कितना बड़े नेता हों। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में मैंने एक बात अनुभव की है कि आप राजनीतिक लोगों के अलावा भी जनता के बीच में भी जब जाएंगे ना, आम जनमानस के बीच में भी जाएंगे, और आप अगर ये बता देंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, विधायक सांसद तो दूर की बात है, आप ये बता देंगे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, तो भी लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। ऐसे आप कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अभी आपकी ही पार्टी के एक बड़े मंत्री हैं आशीष पटेल, वो सीधा आरोप लगा रहे मन से कि हमारी जान को खतरा है, पुलिस कभी भी एनकाउंटर कर सकती है। अब देखिए, ये उनका क्या विचार है, वो सरकार के अंग हैं, बड़े नेता हैं, क्या किस लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि ऐसे बयानों से हमारे सभी नेताओं को बचना चाहिए। अभी एक चीज़ और भी चल रही थी आपके आने से पहले, नंद किशोर गुर्जर का आपने जब डिस्कस कर रहे थे, उनका भी एक बयान आता है, बीजेपी की है कि भाई अब बीजेपी को हम लोग मानते हैं कि सनातन की पार्टी है, हिंदू धर्म की पार्टी है। लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा पक्ष करते हैं, तो हिंदुत्व की पार्टी हो गई। लेकिन वहीं उनकी ही सरकार में, योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, और वो गायें कट रही हैं, लाखों की संख्या में गायों को काटा जा रहा, सुरक्षित नहीं है। देखिए, नंद किशोर जी हमारे भाई हैं जी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने कांग्रेस का भी दौर देखा है, मैंने सपा का भी दौर देखा, मैंने बसपा का भी दौर देखा है। ये गाय कटने का रोजगार उनकी सरकारों में होता था, गाय कटने का व्यापार उनकी सरकारों में होता था। ठीक है। नेता सेट होते थे, थाने सेट होते थे, अधिकारी सेट होते थे, गाय की, गौवंशों की बड़े बड़े ट्रक लद करके स्लॉटर हाउस में जाते थे। तब कोई नेता, अभी किसकी सरकार? आज हमारी सरकार में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती पर कहीं भी गौवंश नहीं कट रहा है। आपके विधायक ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो किस वजह से कह रहा है, मैंने अभी उनका पूरा बयान नहीं देखा है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, हो सकता है उनके या हम लोगों के कभी अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। ठीक है। अधिकारियों के खिलाफ हम लोग बोल सकते हैं, कहीं पर उनसे अधिकारियों से गलती होगी तो उनकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर सकते हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ इस तरह के बयान देने से हम लोगों को परहेज करना चाहिए। मैं अपने भाई नंद किशोर जी से भी ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब सीधा आ जाते हैं कानपुर की राजनीति पे। सतीश महाना जी से मिले हैं आप? हाँ, मिले। कितनी बार मिले? हमारा तो रोज ही मिलना होता है, हमारे लोकल के हैं, बड़े भाई हैं संरक्षक के रूप में। ठीक है, तो उनसे क्या इंस्पिरेशन लेते हैं आप? निश्चित रूप से वो जनमानस में उनकी सुलभता, जनमानस में उनकी स्वीकार्यता, जनमानस में उनकी उपलब्धता, ये अपने आप में हम लोगों को, नई पीढ़ी को सीखना चाहिए, और सीखने के लिए एक वो प्रेरणा स्रोत है। अभी 2 साल पहले एक बहुत सनसनीखेज एक कांड हुआ, विकास दुबे वाला। ठीक है, और उनका गाड़ी पलटा के उनका लोगों ने कहा कि पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया,
और जो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, उससे पहले जो विवाद था जिससे मेन जड़ पनपी, उसके साथ कहीं ना कहीं लोगों में ये था कि आपके दोस्त हैं, आपके साथ आप रहते थे उनके, ये नाम जोड़ा गया। इस पे क्या कहेंगे कुछ? देखिए ऐसा, क्योंकि ये भ्रांति अभी है, इसको क्लियर कर दीजिए आप यहाँ पे। देखिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की राजनीति, विकास दुबे इनका आप नाम ले रहे हो, वो जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपना करते रहा होगा। ठीक है। लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं। इस घटना के पहले कोई नहीं जान रहा था कि विकास दुबे क्या है और किस तरह की इतनी बड़ी घटना ये कर सकता है। लेकिन हम लोग क्योंकि राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हमारी विधानसभा के बगल में बिल्हौर विधानसभा से वो परिवार ताल्लुक रखता है। कहीं पर अगर कोई कार्यक्रम में कोई मिलेगा, कहीं कोई मुलाकात होगी तो जरूर मुलाकात की जाएगी। लेकिन कोई कल को, अभी हम आपके साथ बैठे हैं, परसों हम कोई घटना कर दे तो उसके आप तो जिम्मेदार नहीं हो सकते ना। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है और जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपकी नज़दीकी विधानसभा है, उसके पूर्व विधायक थे नसीम सोलंकी, जो भी वहाँ पे विधायक हैं, उनके हस्बैंड इरफान सोलंकी, उनसे भी आपके दोस्त? अरे भाई, कॉलेज लाइफ में अभी बहुत कॉलेज टाइम में, वो हमसे उम्र में थोड़े बड़े हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेकिन थोड़े बड़े हैं। हाँ, लेकिन मेरे अच्छे मित्र हैं और जब भी मिलते हैं, अब तो इस समय जेल में है वो, उनकी पत्नी मिलती हैं, ठीक है, नमस्कार होती है, दुआ बंदगी होती है। लेकिन सरकार का, प्रशासन का जो काम है वो प्रशासन और सरकार कर रही है। हम लोग समाज में रह करके अगर कोई भी हमारा विरोधी भी, विपक्ष का व्यक्ति हम लोगों को मिलता है तो हम लोग जरूर उससे, जो हमारे शिष्टाचार है, हम लोग मुलाकात करते हैं। अभी क्या है ना कि नसीम सोलंकी हमारे यहाँ आई थी, काफ़ी निराश थी, रो रही थी, कह रही थी कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके पति निर्दोष थे। तो जैसे भी आपने बताया कि उनसे आपके संबंध है, पारिवारिक संबंध है, तो क्या आप सरकार से अगेंस्ट जाके उनकी मदद करेंगे आप? नहीं, देखिए, अगेंस्ट में जा कर के मदद, कोई मैं वकील तो हूँ नहीं, ना मैं जज हूँ, ना मैं वकील हूँ, ना मैं जज हूँ। उनके पूरे प्रकरण कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट में प्रचलित है। उसकी विवेचना के उपरांत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय या न्याय, कोई भी न्यायालय जो निर्णय कर देता है उसको हम सब लोग मानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो निर्दोष होंगे तो उनके साथ न्याय करने का काम ये कोर्ट करेगी। क्या आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका काफ़ी लेट है? देखिए, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको लेकर के निरंतर काम हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा MP MLA कोर्ट अलग निर्धारित कर दी गई है। जो पहले आरोप लगता था कि विधायकों के निर्णय नहीं जल्दी होते हैं, सांसदों के मुकदमों के निर्णय जल्दी नहीं होते, अब तो जल्दी जल्दी सब होने लगे हैं। तो निरंतर चीज़ों में सुधार आ रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले नहीं होती थी, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुकी हैं। तो आने वाले समय में देखिए, जो उजड़ा हुआ चमन मोदी जी को मिला था, योगी जी को जो उजड़ा हुआ प्रदेश मिला था, उसको ठीक करने में लोग निरंतर लगे हुए हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, सारा साफ कर दिया, अभी बहुत सारे क्रिमिनल हैं। अरे कहाँ, देखिए ऐसा विषय आप समझो, आज उत्तर प्रदेश की पहचान बदल दी ना। आप क्रिमिनल की परिभाषा, आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हुए हैं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्रिमिनल की परिभाषा क्या है? जिन पे मुकदमे लगे हैं वो, या जिन पे आरोप हैं वो, या जिन पे मुकदमे लगते हैं खारिज हो जाते हैं वो? जिनके मुकदमे लगा होना ना लगा होना अपनी जगह है, वो तो एक वर्गीकृत करने के लिए एक विषय है ही है। उसके अलावा ऐसे कृत्य करने वाले लोग जिनके कृत्यों की वजह से आम समाज में, जनमानस में भय व्याप्त हो, आम जनमानस या व्यापारी वर्ग परेशान हो, या समाज में गलत संदेश जा रहा हो, निश्चित रूप से वो अपराधी की श्रेणी में है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ओके, आपका सीधा मैसेज किस मुख्तार अंसारी साइड या उस तरह के? देखिए, विषय ये सब, देखिए अब जो इस धरती पर नहीं है, हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं। मैं भाषण देने को, हम लोग बहुत चीज़ बोलते हैं, और मुख्तार अंसारी के बारे में उनका इतिहास सब लोग जानते हैं, अतीक अहमद का इतिहास सब लोग जानते हैं। तो ये विषय अगर मैं बताऊंगा तो बहुत से मुद्दे हैं। नहीं, आप बताइए ना, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं। अगर आपके पास कुछ किस्से बहुत हैं? है, कुछ से कोई किस्से नहीं, क्योंकि वो पूरब के वो लोग राजनीति करते हैं, हम भाई कानपुर के हैं। ठीक है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं आम जनमानस में जो आम छवि थी वो ठीक नहीं थी, और अब क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिबेट करनी चाहिए। ठीक है। एक और चीज़, कानपुर की जनता का ही सवाल है, मैंने जब ये देखा कई जगह कमेंट में, तो ये आया कि एक सवाल और पूछ लीजिएगा, जब
अभिजीत सिंह जी आए कि विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ तो उस एनकाउंटर को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? न्यायिक तरीके से हुआ या नहीं होना बिल्कुल चाहिए? न्यायिक तरीके से हुआ है। हम्म, उसको तो जस्टिस का एक आयोग बना है, उसने भी उसको सही माना है। ओके। तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई सही थी और जो भी किया है सरकार ने वो एक बहुत बड़ी घटना थी। अनेकों पुलिस के परिजन ये आज घटनाक्रम स्टार्ट कहाँ से हुआ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे जरा? नहीं, जैसा कि हम लोग भी समाचार पत्र और वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से जान रहे हैं, वो यही है कि पुलिस टीम पर आक्रमण हो गया, हमला हो गया, उस पे पुलिस के बहुत से, एक सीओ की हत्या हो गई, एक दो हमारे दरोगाओं की हत्या हो गई, बहुत से पुलिस वालों की हत्या हो गई। तो बहुत विभत्स घटना थी। इतना ऐसा क्या जरूरत पड़ा उसको कि ये सब करना पड़ा? अब ये बहुत बड़ा विषय है, इसको इस बारे में तो कोई साइकोलॉजी का जो विशेषज्ञ होगा वो आपको बताएगा कि उसने ऐसा किया। कानून व्यवस्था और माफिया राज उत्तर प्रदेश में कहाँ तक आपको लगता है कि अभी माफिया राज बचा है कि खत्म, सफाड़ा हो गया एकदम? क्योंकि दूसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और अगर सही रहा तो हो सकता है तीसरी बार बने। आप ये बताइए, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मतलब व्यापार करने के वातावरण के विषय में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। बड़ा स्टेट भी है तो है वो। नहीं, बड़े से नहीं होता, वातावरण की बात होती है। तब क्या छोटा था जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे? अखिलेश यादव ने काफी विकास करा। क्या नहीं, विकास की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, वातावरण की बात कर रहा हूँ। आपका अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान वातावरण क्या था? वातावरण नहीं था, बिल्कुल वातावरण नहीं था। आपके उत्तर प्रदेश में हर व्यापारी काम करने के पहले डरता था, किसी माफिया का फोन ना आ जाए, किसी बाहुबली का फोन ना आ जाए, किसको हमको सैफई से कोई चिट्ठी ना आ जाए। अभी योगी सरकार में भी एक किसी बानिया का कोई बिजनेसमैन था, उसकी भी हत्या कर दी गई थी होटल में। कहाँ बताइए, कौन सा विषय है? कहाँ आप बताइए स्पेसिफिक, अगर कोई विषय नहीं तो उस पर आपको पता नहीं कितनी कठोर कार्रवाई की गई है। आप देखिए घटना हो जाना गलत नहीं है, वो तो हो सकती है एक्सीडेंटल घटना या कहीं पे षड्यंत्र के साथ में घटना, लेकिन उस घटना के बाद में उस पर कार्रवाई क्या हो रही है? मतलब ये बुलडोजर एक्शन आप बताइए। यहाँ उत्तर प्रदेश के माहौल को बदल दिया, उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदल दिया। देखिए विपक्ष एक सवाल उठाता है बार बार, वो कहता है कि जो भी पूर्वांचल की हम बात कर रहे थे कि ब्रजेश सिंह के ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं लेकिन वो बाहर घूम रहे हैं, वहीं सरकार मुस्लिमों को, यादवों को चुन चुन के उन पर अटैक कर दिया, उन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इस पे आप देखिए, ऐसा नहीं है। हर बिरादरी का जो भी अपराधी रहा है, एक व्यक्ति को टारगेट ना करिए। क्या ठाकुर का किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ? लेकिन बहुत बड़ा एक राणा, आपका पश्चिम में उसका पूरा नाम भूल रहा हूँ, राणा करके था, उसका एनकाउंटर हुआ, ठाकुर था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या हुई ना। अब उसको लोग कहते हैं कि सरकार ने करवा दी, ठीक है। मुन्ना बजरंगी किस बिरादरी का था? आप बताइए। ठाकुर। आज आप बताइए, लोग कहते हैं यादव, कौन से यादव माफिया का एनकाउंटर हुआ? नहीं, यादव माफियाओं के अभी पुष्पेंद्र को मार दिया गया था। पुष्पेंद्र यादव नहीं था? कौन? वो झांसी में जो घटना हुई थी ना, आप बात कर रहे हैं। कोई माफिया तो नहीं था, माफिया नहीं था, लेकिन उसके साथ यादव तो था। ऐसा ये उसको माफिया के जरा कोशिश होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपराधी को हम लोग जात से जोड़ें। जब कोई ठाकुर मारा जाएगा, जब कोई ब्राह्मण मारा जाएगा, कितने ब्राह्मण अपराधी थे? विकास दुबे को लोग कहेंगे कि वो ब्राह्मण था, इस पे कई लोगों ने सवाल किए लेकिन कहीं नहीं। देखिए आम जनमानस को देख लीजिए, ब्राह्मण बिरादरी को देखिए, समाज को देखिए। ब्राह्मण समाज ने विकास दुबे के लिए कहीं पर भी प्रतिरोध करने का काम नहीं किया। ब्राह्मण समाज ने 2022 के चुनाव में वो सीट भी जिता करके भेजने का काम किया, आपकी बिल्लौर भी सीट जिता करके भेजने का काम किया, और अकबरपुर सीट भी जिता करके भेजने का काम किया, जहां से विकास दुबे का जहां पर घर था। कितना बड़ा संदेश है ये। नहीं, लोगों का ये कहना था, इसमें एक तर्क था कि कुछ ब्राह्मणों में आक्रोश तो है इस बात को लेके, क्योंकि योगी जी जो है इस समय सबसे ज्यादा सपोर्ट ठाकुरों का कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दबा रहे हैं। योगी जी संत हैं, संत की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, संत की कोई जात नहीं होती। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको अनेकों उदाहरण दे दूंगा। मुझे जो दो याद थे वो मैंने ठाकुरों का बताया, जितने का उनका इनकाउंटर हुआ है, कार्रवाइयां हुई। मैं भी प्रशंसक हूँ योगी जी का, ऐसा नहीं है। योगी जी संत हैं। योगी जी के साथ वो अंतर इतना है कि योगी जी के एक हाथ से वो माला करते हैं और दूसरे हाथ में उनके भाला रहता है। वो अपराधियों के लिए कोई उन जीरो टॉलरेंस की अगर वो बात करते हैं तो केवल भाषण नहीं देते हैं, वो उनकी कार्यशैली में वो दिखता है।
ठीक है। देखिए, जब हमारा कैप्टन ईमानदार होगा ना, हमारा कैप्टन मेहनती होगा, हमारा कैप्टन हर तरीके से हर संघर्ष से लड़ने वाला होगा, तो भाई पूरी टीम भी लड़ने वाली है। तो यही अंतर है। आप आज बताइए, आज अखिलेश जी हैं, आज अखिलेश जी ने अयोध्या में क्या कारण था कि वो सांसद जी अवधेश प्रसाद जी के बेटे को ही टिकट दिया मिल्कीपुर का? क्यों नहीं इस बीमारी से निकल पा रहे हैं ये? आप केवल सर्वे करिए। आज जब अवधेश प्रसाद सांसद बन गए थे, तो क्या जरूरत थी मिल्कीपुर में उनको उनके बेटे को ही टिकट? कोई और दलित नहीं था, कोई और पासवान बिरादरी का आदमी नहीं था। क्योंकि ये देखिए, खुद में कमियां हैं। जब अखिलेश जी कैप्टन है और जब कैप्टन के अंदर ये बीमारी है, तो उनके कैप्टन की टीम के अंदर भी वो बीमारी। तो जब आपने सपा छोड़ी तो यही विचारधारा थी? सपा देखिए, बिल्कुल मतलब सुनिए, यही विचारधारा थी कि समाजवादी आपको? पार्टी, मैंने समाजवादी पार्टी, मैं आज आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी को मैंने छोड़ा 2009 में। ठीक है। उस समय मैं 26 साल मेरी उम्र थी। ठीक है। मैंने इनकी कार्यशैली, अखिलेश जी उस समय राजनीति में सांसद थे। ओके। अखिलेश जी उस समय, मैं मुलायम सिंह जी का आज भी सम्मान करता हूँ। मुलायम सिंह जी को मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है कुछ कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन कुछ उन्होंने अच्छे भी काम किए। उन्होंने समाज के हर वर्ग को लेकर चलने का वो प्रयास करते थे। मुलायम सिंह जी का जो कार्यशैली देखिए आप, वो समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने का काम करते थे। आज अखिलेश जी ने क्या स्थिति अपनी बना दी है? ये तो अभी जब चुनाव आएगा तब उनको समझ में आएगा। तो चल रहे हैं, वो कह रहे तो हैं कि पीडीए यही से आप समझ लीजिए, काहे कि आप पीडीए हो, आप पिछड़े की बात करते हो, आप दलित की बात कर रहे हो, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो। मैं पहले पिछड़ों की बात करता हूँ। पिछड़ों में आप केवल एक जात की बात करते हो। अन्य पिछड़ों में आपने अभी तक कितनों के लिए क्या क्या काम किए आप गिना नहीं सकते। 2027 आप सबसे ज्यादा टिकट यादवों को देते हो, सबसे ज्यादा मंत्री यादवों को बनाते हो, सबसे ज्यादा नौकरियां यादवों को देते हो। दलितों में आपने बसपा की सरकार बनने के बाद, सपा सरकार बनने के बसपा के बाद जैसे ही सपा की सरकार बनी, सबसे पहले आपके कार्यकर्ता के अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ते हैं, गांव गांव में दलितों का उत्पीड़न करते हैं। आप अल्पसंख्यक की बात करते हो, अल्पसंख्यक को क्यों नहीं आप प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हो? आपकी पार्टी केवल एक परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी। आप कभी नहीं लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी। अल्पसंख्यक में आजम खान साहब थे। आजम खान साहब क्या थे आजम खान साहब? बहुत बड़ा उनका कद था। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष कोई मुसलमान बन सकता है? क्या समाजवादी पार्टी में कोई मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? केवल प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनका परिवार बन सकता है। और परिवारवादी लोग समय उनके परिवार का, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेतृत्व, कैप्टन, केवल वो बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता, संघ का स्वयंसेवक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, सांसद विधायक भी बन सकता है। तो अर्श और फर्श की लड़ाई है। ठीक है। आप कानपुर से हैं। कानपुर व्यापार के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है। तो जब आप एमएलए बने पहली बार, उससे अभी तक आपने क्या बदलाव किया और क्या बदलाव आप देखते हैं कानपुर में, क्या और होना चाहिए? देखिए, जब मैं 2017 में विधायक बना, मेरी विधानसभा में जर्जर सड़कें थी। ठीक है। लगभग 200 से ज़्यादा गांव थे जहां लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। ठीक है। जब मैं उन गांव में जाता था, उनमें यादवों के गांव भी थे, मुसलमानों के भी गांव थे, हर बिरादरी के गांव थे। मैं जाता था, वहाँ पे लोग कहते थे भैया लाइट लगवा दो, खंबे लगवा दो, हमारे लड़कों की शादी नहीं हो रही, बेटियों के काम नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, बच्चे पढ़ नहीं पाते। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं 2017 में विधायक बना और 2019 आते आते मेरी विधानसभा के 200 गांव जहां पर बिजली नहीं थी, वहां सौभाग्य योजना से हमने बिजली पहुंचाने का काम किया। ठीक, बहुत बढ़िया। बिजली का मैंने समस्या को दूर करने का काम किया। हमारे पूरी विधानसभा में लगभग 600-700 करोड़ की लागत से पीडब्ल्यूडी से मैंने चौड़ी कई सड़कें, मैं नाम से गिना सकता हूँ, अगर आप कहें तो मैं गिना भी दूं। हाँ, गिना दीजिए, चलिए। मैं गिना देता हूं, लोगों को पता चल जाएगा। मैं गिना, सरसौल से नरवल जाने वाली सड़क, ठीक है। आपकी सरसौल से घाटमपुर जाने वाली, साण से घाटमपुर जाने वाली सड़क, ठीक है। साण से जहानाबाद जाने वाली सड़क, फिर आपके किसान नगर से आपकी बिधनू जाने वाली सड़क, आपकी रमईपुर से सचेंडी जाने वाली सड़क, ठीक है। आपकी कटरा घनश्याम से धर्मंगतपुर जाने वाली सड़क, ये सब आपके कार्यकाल, आपकी भौती से भौती खेड़ा जाने वाली, सुरा जाने वाली सड़क,
आपकी भौती से भीमसेन भैला जाने वाली सड़क, आपकी गंगा बैराज से बिठू जाने ठीक है, वाली बाकी सड़क, हमारे ऑडियंस बता देंगे आपकी कमेंट में। मंदना से मैं जितना बता रहा हूँ आपको, हाँ। आज ही आप उसका सर्वे करा लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक एक सड़क वहां पर बन गई है, और एक मार्ग मंदना से टिकरा वाला मार्ग, जिसका कल ही मैंने भूमि पूजन किया है, 2 महीने के भीतर वो भी सड़क बन जाएगी। देखिए अभिजीत जी, कानपुर में आपको हिंदू कट्टर चेहरे के तौर पे लोग देखने लगे हैं, इस तरह की छवि क्यों बन रही है आपकी? ऐसा नहीं है, हिंदू कट्टर होना कोई पाप नहीं है। नहीं, बिल्कुल पाप नहीं है। कट्टर हिंदू होने का मतलब क्या है? अन्याय, देखिए, कट्टर हिंदुत्व, कट्टर सनातनी का मतलब है न्याय करने वाला। राम राज की मतलब है न्याय की स्थापना करने वाला या उस विचार को मानने वाला। राम राज में क्या है? यही तो है कि सबको सबका अधिकार मिले, सबको सबको। हम उन मुस्लिमों को भी मानते हैं, हम उन मुस्लिमों का भी सम्मान करते हैं जो अब्दुल कलाम को मानते हैं। ठीक है। हम उन मुस्लिमों को जरूर सुधारने का काम करते हैं जो भारत में रह करके यहाँ की रोटी खाने के बाद में कसाब की बात करते हैं, जो मैच होने पर इंडिया के मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं और पाकिस्तान का जिंदाबाद करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कई मुस्लिम हैं जो मेरे प्रशंसक हैं, मेरे उनके पारिवारिक संबंध हैं, वो हमसे ईद मिलने जाते हैं, मैं उनके घर ईद मिलने जाता हूँ, वो मेरे भाई की तरह है। एक इसमें एक क्रॉस क्वेश्चन, आप कलाम साहब को रोल मॉडल समझते हैं? बिल्कुल मानते हैं आप? देखिए, मैं उनको इस दृष्टि से देखता हूँ कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बिल्कुल, हम सबके लिए रोल देखिए, मॉडल। उन्होंने देश के जो अब्दुल हमीद की बात करें, आप कलाम साहब की बात करें, आप अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, हम तो कहेंगे। ठीक है। देखिए, अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। ऐसा नहीं है आज औरंगजेब की लोग बात कर रहे हैं, औरंगजेब को आप पढ़िए, औरंगजेब ने अपने सगे भाई दारा सिकों का गला काटने का काम किया है, इसलिए आज उसकी बुराई हो रही है। कोई दारा सिकों की बुराई नहीं कर रहा ना। अभी उसमें 2 पक्ष हैं अलग अलग। उसमें एक पक्ष है कि लोग कहते हैं कि उसने मंदिरों को तोड़ा, हिंदू के लोगों के साथ दुष्कर्म किए, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए। दूसरा पक्ष है कि उन्होंने सपोर्ट भी किया, समर्थन किया, हिंदू मंदिर बनवाए, कई सारी चीजें करी। देखिए, विषय क्या है, अभी इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी चली रही थी। आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए कहीं डकैती डाल दी, ठीक है, और आपने 10,000 रुपए कहीं भिखारी को दान दे दिया। अब हमें बता दिए इसमें अपराध क्या है? नहीं, तो डकैती वाले अपराध हो गया, तो भाई यही अंतर है। ठीक है। अभी एक मुद्दा आया आपके क्षेत्र में, मुद्दा क्या आया बीच में, आप काफ़ी उस चीज़ में वायरल हुए, कई लोगों ने वो वीडियो वायरल किए। आप एक जगह खड़े होके एक बोल रहे हैं कि यहाँ कोई जुलूस नहीं निकाल सकता, मुस्लिम भाई जुलूस निकालेगा तो हम देख लेंगे, ऐसे कुछ करके। नहीं, वो स्पेसिफिक एक घटनाक्रम था। क्या था वो एक विषय था, एक स्थान को लेकर के था। ठीक है। उस जुलूस का विरोध नहीं था। ठीक है। उस स्थान पर जब तक विवाद समाप्त ना हो जाए तब तक जुलूस ना निकाला जाए, और विवाद समाप्त हो गया। एक स्थान था, वो अम्बेडकर समिति के नाम से वो जगह चिन्हित थी, और वहीं पर जाकर के ताजिए दफन किए जाते थे। तो वहां पे अम्बेडकर जी की प्रतिमा हमारे दलित भाइयों ने लगाई थी। ठीक है। तो यही था कि भाई आप अपना अलग करिए, ये अलग करें। तो हो गया आपसी, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग आमने सामने बैठा, दोनों ने समझौता हुआ, काम खत्म हो गया। एक और आप, हम उनकी परंपराओं के विरोधी नहीं है। देखिए, वो उपासक है, वो उनके आस्था का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, हम उसके विरोधी नहीं है। अभी इस पे भी हम, एक और मुद्दा है, इस पे भी हम आ रहे हैं। उसी के बाद जस्ट एक और घटना हुई कि आप एक कब्र खुदवाते दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए ना। कब्र नहीं खुदवा रहे थे। हाँ। ऐसा था कि एक विवादित स्थल था, दोनों पक्षों में विवाद हुआ, ये तय हो गया, प्रशासन से मेरी बात हो गई कि इसको यथास्थिति रखिए, इसकी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच हो जाएगी, जो सही निर्णय मजिस्ट्रेट बाद में करेंगे उसका पालन कर दिया जाएगा। और दोनों ही पक्ष राजी हो गए। हमारे यहाँ भी ठूर का प्रकरण था, हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष दोनों राजी हो गए। ठीक है। हमारे लोकल के सब हमारे से घर जैसे हमसे सब जुड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ बाहर से मुस्लिम वर्ग के लोग आ गए, कोई मौलाना काजी लोग, उन लोगों ने कहा नहीं बनेगी। तो उन्होंने प्रशासन का थोड़ा बात कर ली होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने कह दिया हाँ कि बनाइए आप। तो जब वो बनाने लगे तो हिंदू पक्ष भड़क गया कि जब विधायक जी आपके सामने पंचायत हो गई, बात हो गई कि इसका निर्णय जो होगा इनके तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के हिसाब से बाद में निर्णय हो जाएगा, तो इनको नहीं बनाना चाहिए। तो जब क्योंकि मैं मौके पे ही था बगल में, तो फिर मुझे मौके पे जाना पड़ा। मैंने जाकर उसको रुकवाया,
और रुकवाने के बाद में ये तय कर दिया, प्रशासन से बात अभी किया, उसके बाद क्या फैसला हुआ? वैसे कुछ नहीं, वैसे ही पड़ा वैसे हुआ ही है। पड़ा हुआ है। अब वो मजिस्ट्रेट जांच करेंगे, मजिस्ट्रेट के बाद में उनके क्या प्रमाण आएंगे, ये सारी जांच होगी, क्या होगी वो अब बात का विषय है। अभी ना वहाँ हिंदू जा रहा है ना वहाँ मुस्लिम जा रहा है। ठीक है। इस समय देश में एक मुद्दा बहुत सनसनीखेज चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, हर टेलीविजन दिखा रहा है, अनुज चौधरी का बयान। तो आपका भी क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, हिंदू भी हैं, सब लोग रहते हैं। आप अपने क्षेत्र में किस तरह से देखते हैं कि जब आप त्यौहार मनाएं, क्योंकि उस दिन जुम्मा भी पड़ेगा, होली भी है, तो मतभेद होने के, दंगा फसाद देखिए, होने जहाँ के। समझदार लोग हैं वहाँ कोई मतभेद नहीं हो रहा है। हम्म, मुस्लिम भी जान रहे हैं और सब खेलते रहे होली, ठीक है। ऐसा नहीं है। ये ठीक है। आज लोग माहौल वातावरण को खराब करने के लिए कह देंगे कि रंग लगा दिया तो क्या हो गया, रंग लग गया तो। अगर आपस में ईद में हिंदू जाकर के कहीं सिवई खा रहा है, अगर दीपावली होली में मुस्लिम आकर के मिठाई खा रहा है, तो ये रंग कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। गांव गांव में लोग हिंदू मुसलमान मिल करके होली खेलते रहे। बिल्कुल। हाँ, अब अगर जो लोग इसको मुद्दा बनाएंगे, जो लोग इस पर झगड़ा करेंगे, जो लोग इसको लेकर के विवाद और तनाव पैदा करेंगे, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कौन सी बड़ी तो बात है? अनुज चौधरी का जो जिस तरह से लहजा था पुलिस ऑफिसर होने के नाते, वो हम समर्थन करते हैं। महाराज जी ने देखिए उनके बारे में बता दिया है कि देखिए पश्चिम की वैसे भी टोन दूसरी है। अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मैं कानपुर का हूँ, मेरी टोन दूसरी है। पूरब के लोगों से बात करेंगे तो उनकी टोन दूसरी है, पश्चिम के लोगों की टोन दूसरी है। तो उनकी टोन और लहजा दूसरा है। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें कोई असंवैधानिक और गलत बात तो की नहीं, किसी को गाली तो दी नहीं, वो उनका तरीका है। हमारा जाट भाई लोग ऐसे ही बोलते हैं तो बोल दिया होगा। ठीक है। इसके जब ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा था, इसको क्योंकि यहाँ पे ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम पहुँचेंगे। तो ज्ञानवापी में भी आपका एक बयान आया और वो बहुत चला, उसको बहुत चलाया गया। क्या था वो? क्यों क्या था आप बताइए। आप बताइए, बहुत बयान आ चुके हैं। आप कुछ कह रहे थे मंदिर के नहीं, बारे ये में। ऐसा है कि ज्ञानवापी में प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि वहाँ शिवलिंग है, है ना। अब उसके बाद में फिर मैं कह रहा हूँ जो चीजें कोर्ट में लंबित हैं, निर्णय आ जाएगा, हम लोगों के लिए पूजनीय है, हम लोग वहाँ पूजा करेंगे, निश्चित रूप से हम लोगों के आराध्य हैं, ठीक है ना। तो उसमें अभी तो कोई शंका है ही नहीं कोई। ठीक है। अभी योगी जी मथुरा गए तो वहाँ से एक मैसेज आता है कि अयोध्या का मंदिर बन गया है, मथुरा की बारी है। ये तो सही बात है। तो क्या है, ये तो है ही है, इसमें कौन सी नई बात है। बिल्कुल, मस्जिद हटा के देखिए ये हम लोगों के ऊपर मैं तो कहूँगा कुछ विशेष कृपा है कि हमारे 500 वर्षों का संघर्ष रहा अयोध्या जी का। कितनी पीढ़ियाँ, हम लोगों के पूर्वज जिनका जीवन केवल इस आस में बीत गया कि अयोध्या जी में भगवान राम विराजेंगे, उनका मंदिर बनेगा। ठीक है। कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दे दी, कितने परिवार, माँ बहन बेटी ने अपने भाइयों को, बच्चों को खो दिया, तब जाके यार राम मंदिर का वहाँ निर्माण हुआ। ये हमारा सौभाग्य है ना कि अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। आज ऐसा वातावरण बना है। मैं तो कहूँगा अपने मुस्लिम भाइयों से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी ऐसे विवाद हैं, किसी वजह से पुराने लोगों ने, पुराने शासकों ने इस तरह की गलतियाँ कहीं की हैं, तो उनको सुधार करने की जरूरत है। क्यों आप झगड़ा करने की जरूरत है? तो मानने के लिए तैयार कहाँ होते हैं? मानेंगे, कैसे मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, कोर्ट के निर्णय के आधार पर मानेंगे, क्योंकि एविडेंस हमारे पास है। देखिए कहीं ना कहीं आप इतिहास को पढ़िए, कितने मंदिर तोड़े गए, मंदिर तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई गई। ठीक है। उस समय जब मंदिर टूटे होंगे तो हिंदुओं के मन में क्या बीता होगा? हो सकता है उस समय का वर्ग आपसे लड़ने के लायक नहीं होगा, लेकिन उन शासकों ने तो गलती की ना। तो आज अगर किसी ने, अगर आप के यहाँ अतिक्रमण कर लिया, तो भलाई और अच्छाई इसी में है कि वो आप उनका अधिकार उनको सौंप दें, उनका सम्मान उनको सौंप दें। 20 मुद्दे नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा इतिहास से चला आ रहा है, तो वो मानने के लिए तैयार कैसे होगा? कैसे साबित होगा? ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है ना कि इस देश में सनातन धर्म पहले से है कि ये लोग पहले से हैं। सनातन को मानने वाले लोग पहले से हैं कि ये लोग पहले से हैं? पुराना, आप बताइए। तो ये क्यों इसको इशू बनाया जाए? पूरे इतने आपके पास स्थान है, इतने आज की तारीख में आप लोग सक्षम हैं, कहीं पर भी जमीन लेकर के बनाइए अपनी मस्जिद। जरूरी है कि जहाँ कृष्ण जी विराजेंगे वहीं आप मस्जिद बनाएंगे, जहाँ भगवान राम का जन्म होगा वहीं आप मस्जिद बनाएंगे, जहाँ काशी विश्वनाथ का हमारा तीर्थ है जिसको पूरा विश्व मानता है, जो हमारे आराध्य हैं, जिसकी इतनी मान्यता है, वहीं आप मस्जिद बनाएंगे। ये तो एक सोची समझी साजिश रही होगी ना, जिसने भी ये मस्जिदें बनाई होंगी।
और आपको पूरे देश में और जगह नहीं है जहाँ मस्जिद बना सकते हैं आप। तो अभी क्या एक्शन करेंगे जिस तरह से इस तरह से जो चीज़ें आपको दिखाई देंगी या सरकार देखिए में हम दिखाई लोग देंगी? तो कहीं ना कहीं सरकार से, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। और हर निर्णय बेहतरीन निर्णय के रूप में साबित हो रहा है। ठीक तो है। हम लोग तो केवल निर्णय देख रहे हैं, और जो हमारी सरकार का, हमारे संगठन का जो निर्देश आता है, हमारे नेतृत्व का जो निर्देश आता है, उसका हम लोग पालन करते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते करते थोड़ा लंबा भाग गए, अभी हम कानपुर में वापस आ जाते हैं। कानपुर में जो आपकी विधानसभा है, आपने उसके विकास के 10 से ज़्यादा रोडों के आपने नाम गिना दिए, लेकिन अभी अगर आपको और बड़े लेवल पे मौका मिले या जिस लेवल पे आप हैं, आपको और सरकार और समर्थन करे, फंड भेजे, तो सबसे पहले क्या काम कराने का? देखिए हमारा ये सौभाग्य है हम्म, कि आज डिफेंस कॉरिडोर भी हमको हमारी विधानसभा में मिला है। ठीक है। जो डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, ये हमारे साणंद भीतर गांव क्षेत्र में हुआ ठीक है। है। लेदर इकाइयाँ जो आज कानपुर से शिफ्ट की जा रही हैं, वो भी हमारे बिठूर क्षेत्र में शिफ्ट की जा रही ठीक है। हैं। तो वो अगर इकाइयाँ आ गई तो निश्चित रूप से उससे हमारे अनेकों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारा बिठूर ठीक है। पर्यटन की दृष्टि से, अगर मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई अगर अयोध्या वासियों को अयोध्या पर गर्व है, हाँ, प्रयागराज वासियों को प्रयागराज पर गर्व है, मथुरा वासियों को मथुरा पर गर्व है, तो बिठूर वासियों को, हम लोगों को बिठूर पर गर्व है। ओके। और बिठूर को एक धार्मिक, आध्यात्मिक, और बिठूर की देखिए एक विशेषता है, ये सब धार्मिक धरतियों में बिठूर की एक विशेषता ये है कि बिठूर धार्मिक धरती के साथ साथ एक क्रांतिकारी धरती भी है। 1857 की क्रांति बिठूर से उसकी अलग जगी थी। अच्छा, नानाराव पेशवा, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, अच्छा, ये बिठूर है। बिठूर से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने जो झांसी में जाकर के अंग्रेजों को खदेड़ा, उनको शिक्षित और दीक्षित हमारी बिठूर की धरती ने किया है। ओके। बिठूर साधारण धरती नहीं है। मेरा प्रयास है कि मेरा क्या, महाराज जी को मैं हर बार बात करता हूँ, महाराज जी ने हमको आश्वस्त भी किया हुआ है, और महाराज जी का विशेष कृपा है, बिठूर का अतिशीघ्र कायाकल्प होगा। ओके, तो आप चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो, टूरिज्म? जी बिल्कुल, टूरिज्म। देखिए महाराज जी ने एक चीज़ तो कर दी ना, कि आज हमको याद है 2017 में जब हम विधायक बने थे, ठीक है, तो जब पहला बजट आया था, वो 3,86,000 करोड़ का बजट था। ठीक है। आप सोचिए, सन 47 में देश आज़ाद हुआ, मैं सन 50 में संविधान स्थापित हुआ, मैं इतनी सरकारें आई, आप 3,86,000 करोड़ पे पहुंचे, और मात्र 2017 से आप 2025 आ गया है, और 2025 में आपका बजट वो 3,86,000 करोड़ का बजट आज 8,08,000 करोड़ पहुंच चुका है। आप सोचिए, ये तो फिगर है ना, इसको तो कोई नहीं झुटला सकता। क्या कारण है? क्या उत्तर प्रदेश का बजट, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था इतनी तेजी में जंप कर गई? जब बजट की बात कर रहे हैं विधायक जी, तो मैं थोड़ा सा, विपक्ष के कुछ आरोप इस पे रहते हैं कि बजट तो बड़े बड़े आते हैं, लेकिन वो जनता तक नहीं पहुंच पाते, ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाते, एग्जीक्यूशन नहीं होता उसका। नहीं देखिए, विषय मैं बार बार कहता हूँ, सड़कें आपको दिख रही हैं। आज सबसे ज़्यादा हाईवे वाला प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा निजी और मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश है। अनेकों ऐसी संस्थाएं जिनका निर्माण किया गया आज उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि इधर हम लोग को देखते देखते, आप देखिए, आप पूरे देश में अन्य प्रदेशों में घूम आइए, सबसे अच्छे हाईवे आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे। ये विकास के मापदंड हैं। नहीं तो हाईवे, अगर आप अगर एक्सप्रेस वे को जोड़ रहे हैं तो वो सपा में, अरे एक एक्सप्रेस वे बनाया ना, दूसरा बताइए सपा ने कौन सा बनाया जो बना, तो उसमें कितने गड्ढे हुए थे उद्घाटन के बाद? अच्छा ये बताइए, तो अगर किसी निर्माण इकाई ने गलती की है तो उस पर कार्रवाई होती है, और क्या, फिर कार्रवाई पूरा आप देख के आइए, पूरा दोबारा उसको कंप्लीट किया गया। ठीक है। आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देख के आइए, आप मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, आप देखिए, आप अनेकों लिंक एक्सप्रेसवे हैं, उनको देखिए आप 8 एक्सप्रेसवे आपके यहाँ बन गए। ओके, आपके क्षेत्र में जो अभी सतीश महाना जी हैं, काफ़ी लंबे अरसे से, आई थिंक 9 बार वो एमएलए रहे हैं वहाँ से, अगर मैं सही हूँ तो 8 या 9 बार, मुझे भी थोड़ा 9 बार रहे हैं। तो क्या सीख लेते हैं आप? देखिए महाना जी निश्चित रूप से वो सब
मैं तो कहूँगा वो टीचर नहीं है, वो हेडमास्टर है। हम्म, उनसे हम लोगों को सीखना ही है। हम्म, मैं उपलब्धता, हम्म, सुलभता और जो हर समय बिना धीरज खोए अपने काम में, अपने लक्ष्य के प्रति जो उनका समर्पण है, ये और बहुत मतलब परमानेंट इतनी एनर्जी के साथ काम करना इस उम्र में बहुत बड़ी अच्छा, बात बीच है। बीच में कभी कभी धीरज उनका खो जाता है तो उठा के बाहर फेंकवा देते हैं सदस्यगण को। नहीं, वो तो देखिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सही आप इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, जी, अगर कोई कर्मचारी गलती करेगा तो आपको उसको समझाना पड़ेगा ना, और समझाएंगे तब भी नहीं मानेगा तो क्या करेंगे। 2027 में क्या प्लान है? 2027 27 में हम लोग उत्तर प्रदेश में फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटें मिलेंगी बीजेपी निश्चित को? रूप से मुझे तो लगता है 300 सीट पाएगी बीजेपी। लेकिन अगर हम 2017 का चुनाव देखें तो सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी ने पाई। 2022 में आए, सीटें कम हुई। फिर लोकसभा इलेक्शन आया, बीजेपी हार गई उत्तर प्रदेश में। देखिए, हार और जीत के कई कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता। तो उसी अगर रेशियो पे चलें तो आप क्या कम देखिए, होंगी या ऐसा बढ़ेंगी है, फिर? देखिए ऐसा हाँ, निश्चित बढ़ेंगी। मोदी जी ने इन रिकॉर्ड बनाएंगे योगी जी तीसरी बार। 100% योगी जी ने इन 10 सालों में अपने आप को प्रूव किया है। योगी जी ने ऐसे कैसे काम किए हैं कि जनता उसमें कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। जनता जब तुलना करेगी ना, एक तरफ योगी जी होंगे और एक तरफ अखिलेश जी होंगे, तो बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। थोड़ा देखिए, जब योगी जी के कामों की बात आती है तो लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका बुलडोजर एक्शन है, कई बार उसमें निर्दोष भी फंस जाते हैं, उसकी थोड़ी आलोचना भी होती रहती है उनकी। आपको नहीं लगता कि इसको थोड़ा सा और गहन करके इसको सुलझाने की जरूरत है कि हर किसी पे बुलडोजर एक्शन नहीं, ना ऐसा हो? नहीं है। अब जो कार्रवाइयाँ हुई हैं निश्चित रूप से सही कार्रवाइयाँ हुई हैं, और आने वाले समय पे भी जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, योगी जी पूरी विवेचना के बाद में, पूरे तथ्य जानने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई कराते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और निषाद पार्टी, इनका बीजेपी को कितना समर्थन मिलता है? क्योंकि अभी खबरें आती हैं कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी संतुष्ट नहीं चल रहे हैं, खुश नहीं हैं गठबंधन के कुछ फैसलों से। और ओम प्रकाश राजभर के बेटे का, अरुण राजभर का, तो अभी 2 दिन पहले ही बयान आता है कि हम योगी की पुलिस की आंखें निकाल लेंगे। ये नहीं बोला योगी की पुलिस की आंखें निकाल उन्होंने तो ये लेंगे। बोला ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को अगर, ये तो बात बोला, तो सीधा मुख्यमंत्री नहीं, के लिए ऐसा होगी ना। नहीं है, वो आपने बोला। जी, देखिए, विषय में बताओ, ठीक है, घटनाक्रम होते रहते हैं, ठीक है। उनको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनको किस तरह संतुष्ट करना है वो उनका विषय है। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी का हो या हमारे किसी सहयोगी दल का हो। कहीं पर भी पुलिस वाले या किसी तरह के अधिकारी इस तरह की गलती करते हैं तो महाराज जी उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। उनका मैसेज, उनका संदेश निश्चित रूप से महाराज जी तक आ चुका होगा। महाराज जी ने कार्रवाई भी की होगी या उनको संतुष्ट किया होगा। पुलिस वाले को सस्पेंड किया है? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, दरोगा को नहीं किया है जो अब वो तो राजभर जी दरोगा में संतुष्ट हो जाए, सिपाही में हो जाए, वो राजभर जी का विषय है। कुल मिलाकर राजभर जी संतुष्ट होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। चलिए, सीधा अब रैपिड फायर पे आते हैं। आपको एक बार में ही जवाब देना है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन, सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री कौन अभी तक का? योगी आदित्यनाथ। ओके। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन, योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी, नेक्स्ट पीएम 29 में? संगठन जो निर्णय करता है, मैंने इसलिए संगठन पे डाल दिया। 2027 में बीजेपी की कितनी सीटें मिलेंगी? 300। लेकिन बीजेपी की पार्टी के कई लोग हैं जो 300 पार बता रहे हैं। 300 पार में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक हम नायक मूवी से ले लेते हैं, अनिल कपूर वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको एक दिन के लिए, वैसे मैं चाहूँगा कि आप मुख्यमंत्री बने जब तक मौका मिले आपको, लेकिन एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए तो सबसे पहले क्या फैसला लेंगे जो अभी तक बाकी मुख्यमंत्री नहीं ले पाए? देखिए, मैं एक दिन के लिए तो बनूंगा भी नहीं, मुख्यमंत्री छोड़ो, मैं मंत्री भी नहीं बनूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मिला तो क्या फैसला लेंगे? ये एक दिन के लिए नहीं बनेंगे सीधे? ये सब काल्पनिक, ठीक है, बातें हैं। ओके। इरफान सोलंकी राजनीति का शिकार है या असली अपराधी है? कोर्ट में मामला सब जुडिस है, जब तक निर्णय नहीं आता हम नहीं कुछ कह सकते। यूपी में माफिया राज खत्म हो गया? खत्म। क्या काशी और मथुरा बीजेपी के अगले एजेंडे हो सकते हैं? काशी और मथुरा बीजेपी के 2027 के अगले एजेंडे हो सकते हैं? निश्चित रूप से जो जनता का एजेंडा है वो भाजपा का एजेंडा है। एक ऐसी किताब जो आपको पढ़ना पसंद हो और उसने आपकी ज़िंदगी बदली हो? रश्मि रथी।
आपका भारत का सबसे फेवरेट प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी दास मोदी। अटल जी नहीं? अटल जी भी हैं। नहीं, दो में से एक अगर चुनना हो हमने तो? अटल जी को बचपन में देखा है, हम्म। मोदी जी को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर दो नाम मैं दूंगा आपको, मनमोहन सिंह या निर्मला सीतारमन जी? निर्मला सीतारमन। क्यों, पार्टी में इसलिए? ऐसा नहीं है, देखिए निर्मला सीतारमन तो फाइनेंस के स्पेशलिस्ट भी नहीं है। वो विषय नहीं है, विषय उनके कार्यकाल में जो चीज़ें हम लोग बदलाव होते हुए देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा अजूबा है। देखिए आज हम लोग क्रिटिसाइज किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए ना, आज उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के दौर में हम लोग कितना हर चीज़ में ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर के ऑनलाइन सर्विसेज तक हर जगह आ गए ना। लोग पहले कल्पना करते थे ये कैसे होगा, जीपे कैसे होगा, ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे होंगे, मोबाइल से पेमेंट्स कैसे होंगे। आज आप देखिए, आज जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश का बजट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कैसे पहुँच गया? आवक हुई होगी ना, फंड आया होगा ना, टैक्स आया होगा ना, टैक्स मिला ना। तो आज कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट ने जनमानस में जो ऐसा वर्ग था, पूंजीपति वर्ग, औद्योगिक वर्ग, जो हिंदुस्तान के कर की चोरी कर रहा था, टैक्स की चोरी कर रहा था, उस टैक्स की चोरी को रोका ना, तभी तो पैसा आया। बीजेपी के 5 बड़े नेता जिनसे आप इंस्पायर हो? अटल जी, मोदी जी, योगी जी, ठीक है, आडवाणी जी, एक नाम मैं बाहर से लूंगा, बाल ठाकरे जी। ओके, इस विचारधारा के हैं। ओके, दिखता है वो थोड़ा सा आपके अंदर दिखता भी है। अब वो दिखता है आपको अलग विषय, लेकिन मुझे पसंद है, बाल ठाकरे मुझे बहुत पसंद है। चलिए, आपने अभी तक अभिजीत सिंह जी के बारे में जो कुछ सुना होगा, मैंने आज पॉडकास्ट के द्वारा उसका जस्ट विपरीत पाया है। मैंने भी जब इंटरव्यू उनके देखे और जितने भी उनके पब्लिक ओपिनियन मैंने देखे, जो बोल रहे हैं पब्लिक प्लेस पे, जो उनके भाषण हैं और बहुत वायरल हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई हैं उनके ऊपर, उससे मैंने आज अभिजीत जी को डिफरेंट पाया है। एक अच्छी विचारधारा के एमएलए हैं और अभिजीत जी के विचार क्या हैं कानपुर क्षेत्र को लेके, प्रदेश की राजनीति को लेके, देश की राजनीति को लेके, वो भी आपको इस पॉडकास्ट में मिल ही जाएंगे। आप कुछ बोलना चाहते हो दर्शकों को तो आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा पंकज जी, और यहाँ पर आने के बाद निश्चित रूप से जिन विषयों को आपने उठाया जी, तो हम तो कहेंगे कि बहुत से ऐसे विषय होते हैं कि हम लोग अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते जी, बता नहीं पाते जी। अक्सर लोग प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया को सुन करके, देख करके ही विचार बना लेते हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इतनी देर की चर्चा से आप मेरे बारे में आपके माध्यम से लोग जानेंगे। ये मेरे लिए बहुत अच्छा विषय है और निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके चैनल को है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।